Yes, hello, let's begin. So last class हमने alcohol part खत्म किया था. So today we're going to start with phenol. We'll try to quickly complete this chapter and start the next. So alcohol हमने खत्म कर दिया. Next part is phenol. Now the best part is इसमें हम majority reaction already कर चुके हैं. So phenol के केस में देखो सबसे पहले फिनॉल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फिनॉल इज एन एसिड और फिनॉल कैन बिहेव एज एन एसिड. यहाँ पे ये OH, दिस गिव्स अप H प्लस एंड फॉर्म्स O माइनस. दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन. दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन. एंड ये चीज हमने कई बार सुना था, या ये चीज हमने कई बार पढ़ा है कि फिनॉक्साइड में रेजोनेंस जो है इन कंपैरिजन टू फिनॉल इट इज मच मोर. क्योंकि फिनॉक्साइड के केस में आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आता है O माइनस, ओके, दिस गोज हियर. इसका आप इसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी एकदम स्टार्टिंग में कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. देन दिस शिफ्ट्स डबल बॉन्ड O, ओके, एंड देन वंस मोर, राइट. सो यहाँ पे इसका क्या है, फिनॉक्साइड हैज more stable resonance structures than phenol. Note करना. बाय द वे, व्हाई इज दिस मोर स्टेबल दैन फेनॉल? क्योंकि देखो अगर मैं फेनॉल के केस में लिखता हूँ, हाँ ठीक है, कॉपी कर लो. क्योंकि अगर मैं फेनॉल के केस में इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखूंगा तो क्या आएगा कि यहाँ पे आपका लोन पेयर शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव. ओके, नाउ बिकॉज इन दिस केस देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन हियर. Okay, now because here there is a charge separation, okay, which is why this is less stable, okay, and this is more stable. क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, which is why this is less stable and this is more stable. शायद आप इस चीज को नोट कर सकते हैं. नोट कर लिया? नहीं, वो रीजन नहीं है. देखो यहाँ पे रीजन क्या है, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या पढ़ा है कि अगर सपोज करो मेरे पास नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, एंड अगर सपोज करो नेगेटिव चार्ज इसी पोजीशन पे है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है. ओके, सपोज करो कि हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कंपेयर कर रहे हैं एंड हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है. ना इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा, मतलब ए बी, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल आएगा बताओ? ए ज्यादा स्टेबल आएगा. ओके, ए ज्यादा स्टेबल आएगा. उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस जो है वो क्लोज बाय है. आपका रेजोनेंस का लॉजिक क्या था? अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस है तो दे शुड बी एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. लेकिन अगर आपके पास ऑपोजिट चार्जेस है देन दे शुड बी एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस आर बीइंग फर्दर अवे. ओके, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस आर बीइंग फर्दर अवे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ चार्ज सेपरेशन है ही नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही चार्ज है विच इज नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पर जो एक डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है चार्ज का सेपरेशन, यहाँ पे जो एक डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, यहाँ पे ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है. एग्जैक्टली.
कंटिन्यू। सो दिस इज अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसके अलावा देखो आपको और भी फिनॉल का एसिडिक नेचर पता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन करवाता हूँ विथ Na, ओके, तो आप ये बताओ विल फिनॉल रिएक्ट विथ Na, yes or no? बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। ओके, बताओ फिनॉल जो है वो Na के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेक्ट, दिस विल रिएक्ट हियर। ओके, बताओ फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा क्या? दिस इज ऑल फ्रॉम एसिडिक नेचर। ओके, ये सब देखो एसिडिक नेचर से आता है। फिनॉल वुड रिएक्ट विथ NaOH इफ फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तब आप याद करो जब हमने एसिडिक नेचर डिस्कस किया था, तो इन दैट केस फिनॉल जो था वो वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक था या लेस एसिडिक था? ऑब्वियसली इट वाज मोर एसिडिक। फिनॉल के केस में हमारा pKa क्या था? 10 था। फिनॉल के केस में हमारा pKa 10 था, बट वाटर के केस में और pKa was 15.5. So obviously yes, this will also react. Okay, now with RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बताओ। ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो 100% रिएक्ट करेगा, इसके साथ तो 100% रिएक्ट करेगा। व्हाट अबाउट विथ NaHCO3? ओके, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हम कैसे चेक करते हैं? वी कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एंड द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2CO3। अब आप याद करो H2CO3 का मैंने pK वैल्यू आपको क्या बताया था? दिस इज 10, बट H2CO3 का pK वैल्यू वाज 6.4। करेक्ट, चलो लोगों को याद है। सो इट वाज 6.4, तो ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, सो दिस विल नॉट रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन नहीं होगा। एंड देन उसके अलावा अगर सपोज करो मैं आपको एक और देता हूँ, दैट इज CH2N2। नाउ ये वाला हमने कार्बीन में पढ़ा था। ओके, अगर मैं अल्कोहल का कार्बीन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा या होमोलोगेशन होगा? दिस विल गिव मी CH3। ओके, नोट कर लो। नोट कर लो। नोट कर लिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Now, next is your methods of preparation. Okay, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। Methods of preparation. The first most common method of preparation is Dawes process. Is Dawes process. Okay, this is a very common. आप कई बार इसको देखोगे। Now, Dawes process में होता क्या है कि typically you have chlorobenzene and आप इसको react करवाते हो with NaOH fused. Okay, NaOH fused at high temperature and high pressure. Exact क्या वैल्यू है that is not required, just something to remember, high temperature and high pressure. Now in this case देखो अगर मैं इस कार्बन पे स्टार मार्क करता हूँ, that is ये वाला कार्बन था जिसपे की क्लोरीन है। फ्यूज का मतलब मेल्टेड। ओके, फ्यूज का मतलब मोल्टेन फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। Now अगर मैं इस कार्बन एटम पे स्टार मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो आपका OH आता है वो हो सकता है कि वो सेम कार्बन एटम पे ही आए, या फिर हो सकता है कि वो इसके एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि हो सकता है आपका OH सेम पोजीशन पे आए या फिर एडजेसेंट पोजीशन पे आए। नोट कर लो। ओके, सेम पोजीशन एज Cl, सेम पोजीशन एज Cl, और यहाँ पे क्या है? एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन टू Cl। ओके, यहाँ पे आप एक चीज चाहे तो सिर्फ ब्रैकेट में लिखो, बेंजाइन मैकेनिज्म। ओके, बेंजाइन मैकेनिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस। डाउस प्रोसेस, DOWS, डाउस प्रोसेस। ओके, दिस इज बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे तो मैंने राइट में शो किया है, बट इट इज ऑब्वियसली लेफ्ट साइड एज वेल। आप इसको लेफ्ट साइड में भी शो कर सकते हो।
Now, बेंजाइन मैकेनिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ बेंजाइन होता क्या है. नाउ बेंजाइन इज बेसिकली बेंजीन विद अ ट्रिपल बॉन्ड. ओके, बेंजीन जो है वो ऐसा होता है. बेंजाइन इज बेंजीन विद अ ट्रिपल बॉन्ड. Okay, now this particular structure has one very important characteristic. What is it? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे हर एक कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, ओके, तो इन 4 कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ. These carbon atoms will have a hybridization of, correct, this will have a hybridization of sp2. Okay, what about these two carbon atoms? What about these two carbon atoms? Now obviously यहाँ पे देखते ही आप में से कोई भी क्या बोलेगा, या जो भी क्वेश्चन देखेगा वो क्या बोलेगा कि दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके, दिस इज sp हाइब्रिडेशन. बट बेंजाइन का एक खास बात है, यहाँ पे ऑल ऑफ दी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, दिस इज एन एक्सेप्शन हियर, ये चीज आपको याद रखना है. ओके, इन बेंजाइन all carbon atoms are sp2 hybridized. Okay, this is the only place, okay, this is the only place where pi bond is also formed by hybrid orbitals. Okay, note कर लो. Now obviously benzynes are highly unstable, ये कोई बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, बट स्टिल देन इस पे कई बार क्वेश्चन घुमा के आ जाता है. आपको कुछ ऐसा दे देगा कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एंड आपको कुछ एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर दे देगा. सो वहां पे दिस बिकम्स यूजफुल. बाय द वे, आप लोगों ने फिर जेई मेंस का आंसर देखा, जेई एडवांस का आंसर की बाद में चेक किया था, एक्चुअल जेई एडवांस का. डू यू रिमेम्बर एक क्वेश्चन था उसमें जहां पर कि मैंने आपको बोला था कि ब्रोमीन जो है वो टिपिकली हायर डिग्री वाले पे अटैक करता है. तो हमने डिस्कस किया था कि वैसे तो आपका आंसर हायर डिग्री वाले से ही आना चाहिए, लेकिन जो शुरू द क्वेश्चन, ये वाला आप सभी ने कॉपी कर लिया क्या? ओके, तो उसका आंसर था 9 और 13 और 14, आई थिंक ऐसे भी उसका आंसर आया था. सो एज पर द थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड, वहां से भी आपका करेक्ट आंसर आ जाता. यस, यहाँ पे ऑल 6 कार्बन एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड. इन बेंजाइन ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नोट कर लिया? Okay, let me just quickly show you the question that I was talking about. I think it was in this one. हाँ, ये वाला, राइट, ये वाला. इन दिस केस वी हैड डिस्कस कि देखो ऑल पॉसिबिलिटीज का मतलब हो सकता है कि हमें यहाँ पर भी काउंट करना पड़ जाए. ओके, यहाँ पर भी हो सकता है हमें काउंट करना पड़ जाए, बट वी हैड ओनली काउंटेड द बेस्ट प्लेसेस वेयर ब्रोमीन वुड डायरेक्टली अटैच, एंड यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा था. ओके, द आंसर टू दिस वाज 9, 13 एंड आई थिंक इट वाज 14. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अगर हम अपने थ्योरी से निकलते तो भी हमारा आंसर आ रहा था. सो एनीवेज, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स बनते हैं पाई बॉन्ड. एम्प्टी नहीं, एटॉमिक प्योर पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनते हैं. ओके, सी यहाँ पर देखो क्या है, आइडियली क्या होना चाहिए था लुकिंग एट दिस पॉइंट. ओके, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट लुकिंग एट दिस वन. ओके, नाउ आइडियली अगर मेरे पास यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड होता, सिंगल पाई बॉन्ड होता, तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो sp2 यानी कि 3 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल यहाँ सिग्मा, एक ऑर्बिटल यहाँ सिग्मा, एंड एक ऑर्बिटल यहाँ सिग्मा. ओके, ये वाला किससे बनता है? ये वाला बनता है आपका प्योर pp ओवरलैप से, राइट. दिस वुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ प्योर p ओवरलैप. बट अब अगर एक और पाई बॉन्ड है, तो इट शुड हैव बीन sp. ओके, एंड यहाँ पे 2 p ओवरलैप होना चाहिए था. ओके, बट अभी भी क्या है, इसका हाइब्रिडेशन स्टिल sp2. ओके,
विच मीन्स दैट एक पीपी ओवरलैप तो पाई बॉन्ड के लिए यूज हो ही रहा है, बट दूसरा ओवरलैप किससे आ रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से आ रहा है। नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बस आप इस चीज को एनीवेज कंटिन्यूइंग। सो दिस इज व्हेन वी हैव क्लोरोबेंजीन। ऑब्वियसली आपके पास क्लोरोबेंजीन के अलावा नॉर्मल बेंजीन भी हो सकता है, that is if you have benzene, and same thing when we react it with NaOH। लास्ट वाला एक और बार, क्या पाई ऑर्बिटल्स? देखो देखो, so what we have here is, ओके ध्यान दो, मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों कार्बन आइटम जो है दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके ना, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि देयर आर 3 hybrid orbitals, कैसा ना, देयर आर 3 hybrid orbitals and 1 pure p orbital। ओके अब आप बॉन्ड्स बॉन्ड्स काउंट करना चालू करो। ओके आप कोई भी एक कार्बन के लिए काउंट करो, जैसे कि मैं इस कार्बन के लिए काउंट कर रहा हूँ। ओके सो ये जो है ये क्या यूज करेगा? ये एक sp2 यूज करेगा। ओके ये जो बॉन्ड है ये भी एक sp2 यूज करेगा, ये जो बॉन्ड है ये भी एक sp2 यूज करेगा। ओके डिड आई मिस समथिंग? वन सेकेंड, सॉरी यहाँ पे और H नहीं आएगा, यहाँ पे और H नहीं आएगा। ओके ध्यान दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे और H नहीं आएगा। नाउ एक सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने sp2 यूज कर लिया, दूसरे सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने sp2 यूज कर लिया, एक डबल बॉन्ड के लिए तो मुझे प्योर p यूज करना पड़ेगा। तो जो एक और डबल बॉन्ड है अब वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है? वो sp2 से ही फॉर्म हो रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, benzyne is formed during this mechanism. Okay, but benzyne mechanism हमारे syllabus में नहीं। Copy कर लिया? Alright. Now, so Dawes process यहाँ पर हमने chlorobenzene use किया है, but obviously we can also use just benzene। तो यहाँ पे आपके पास same NaOH, same conditions, high temperature and high pressure, same thing. It will give you the same result. That is phenol. Note कर लो। मैकेनिज्म अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस वी डू नॉट रिक्वायर मैकेनिज्म। कॉपी कर ले यहाँ पे। All right. Now the next one is Fenton's reagent, very common. Fentons, Fenton's reagent, very common one. Now Fenton's reagent में क्या होता है? Very simply we have benzene. Okay, इस पे हम यूज करते हैं FeSO4H2O2 in the presence of H plus. FeSO4H2O2 in the presence of H plus, and this gives you phenol. Okay, as simple as that. बस memorize कर लो इस चीज को। सेकंड वाला कॉपी कर लिया? All right. The next one is cumene hydroperoxide. The next one is cumene hydroperoxide. Now in this case we have benzene. Okay, benzene को आप react करवाते हो with iso isochloropropane। okay, ये आपका isochloropropane या isopropyl chloride आप इसको बोल सकते हो, in the presence of AlCl3। तो ये मुझे क्या कंपाउंड देगा बताओ? ओके बिफोर आई ड्रॉ आप एक बार बनाओ क्या बनाएगा। दिस इज योर फ्रीडीक्राफ्ट एल्काइलेशन। बिफोर आई ड्रॉ आप खुद एक बार अपनी कॉपी में ट्राई करो क्या पता बनता। बना लिया? ओके प्रीटी सिंपल, यहाँ पे आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा। ओके दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थ्यूमीन। ओके फिर हम इस पे करते हैं एयर ऑक्सीडेशन। ओके नाउ यू मे सी a few of the things here। यहाँ पे आप हो सकता है देखो एयर ऑक्सीडेशन। ओके या फिर आप इसको देखो ऐसे एयर प्लस ऑक्सीजन। ओके
या फिर अब हो सकता है इसको ऐसे देखो H प्लस एंड H2O2. ओके, यू कैन सी आइदर ऑफ दीज और नाउ यू मे सी आइदर ऑफ दीज. यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बनता है एक फेनॉल, दूसरा एसीटोन. ओके, पहले आप ये कॉपी करो. Now, there is a slight mechanism requirement here. यहाँ पर देखो आपका फॉर्म क्या होता है सबसे पहले. ओके, नाउ ये चीज पहले फॉर्म होता है यहाँ पे, एंड देन दिस ब्रेक्स हियर, दिस जॉइंस हियर. ओके, सो अब ये देखो यहाँ पे आपका OH इस पोजीशन पे ज्वाइन करेगा. सो आपको OH दिया, एंड यहाँ पर ऑप्शन को चाहिए डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन यहाँ पे डबल बॉन्ड. यहाँ पे H2O होगा, और H2O. ये चेंज कर लो, मैंने इसको H2O2 कर दिया था, H2O. डाउन वाला स्ट्रक्चर मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है उससे आपने एक ऑक्सीजन कनेक्ट किया, उससे एक और ऑक्सीजन, बेसिकली O2, एंड देन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपने वो हाइड्रोजन को रिमूव किया होगा, वो हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पर आ जाता है. Okay, then this bond here breaks, this bond here breaks, this bond here also breaks. Obviously एक से आपका फेनॉल बनता है, दूसरे से आपका एसिड. क्लियर? सो दिस इज द जनरल. ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया ना. अगर मेरा OH आके इस पोजीशन पर अटैक करेगा, अगर OH आके इस पोजीशन पर अटैक करेगा, तो obviously ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया. सो दिस इज योर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. फिर इसके अलावा नेक्स्ट इज योर रिएक्शंस. Next is your reactions. Now, best part is हम इसमें से majority again कर चुके हैं. The first one is electrophilic aromatic substitution. अगर मेरे पास फेनॉल है और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ ना, फेनॉल का डायरेक्टिंग नेचर क्या है बताओ? फेनॉल का डायरेक्टिंग नेचर इज करेक्ट ऑर्थो पैरा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे? यहाँ पे एक तो मेरा ऑर्थो पे ये चीज ऐड होगा, प्लस हो जाएगा, एंड दूसरा मेरा यहाँ पे पैरा पे प्रोडक्ट आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका OH ग्रुप जो है, इज दैट एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग? सबसे पहली बात तो दिस इज ऑर्थो पैरा एंड दिस इज एक्टिवेटिंग. राइट, ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. कॉपी कर लिया? वो तो डिपेंड करता है ना, यहाँ पे E क्या है उस पर डिपेंड करता है कौन सा मेजर होगा. अगर H बॉन्डिंग हो सकता है तो ऑब्वियसली ऑर्थो वाला मेजर आएगा, बट अगर स्टेरिक क्राउडिंग है तो पैरा वाला मेजर आएगा. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, इफ यू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि लेट्स से वी हैव फेनॉल, ओके, with HNO3 and H2SO4. ओके, इसका प्रोडक्ट बताओ. phenol with same HNO3 H2SO4, but this is now in excess. ओके, दोनों का प्रोडक्ट बताओ. ऑर्थोपैरा एंड एक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा एंड एक्टिवेटिंग. ओके, दोनों का मुझे प्रोडक्ट बताओ.
यहाँ पे ऑब्वियसली मैं कौन सा रिएक्शन करवा रहा हूँ बताओ, व्हाट रिएक्शन एम आई डूइंग हियर? करेक्ट, दिस इज नाइट्रेशन हियर, दिस इज नाइट्रेशन हियर, यानी कि यहाँ पे NO2 ग्रुप ऐड होगा। सो फर्स्ट वाले में देखो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट वाले में मेरा OH, यहाँ पे आएगा NO2 प्लस, यहाँ पे आएगा मेरा NO2। ओके, नाउ आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, out of ortho and para, which one obviously would be major here? Obviously this one here would be major. Why? Because of H bonding, हम already cover कर चुके हैं। now यहाँ पे this is an excess, अब ये वाला reaction मैंने आपको specifically करवाया था, if we have this in excess, अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? करेक्ट, now this is going to form picric acid। अभी कर लो। then the next one also we have already covered, the next one is Br2H2O, bromine water, and Br2CS2। ओके, दोनों का प्रोडक्ट लिखो। फर्स्ट वाले में बताओ कितना ब्रोमीन ऐड होगा? करेक्ट, फर्स्ट वाले में ब्रोमीन वाटर में सभी जगह ब्रोमीन ऐड होता है। सो फर्स्ट वाले में मेरा प्रोडक्ट आएगा, सो OH here, bromine, bromine and bromine, it is going to occupy all the positions, but Br2CS2 में क्या होता है? here only one bromine gets added। so यहाँ पे एक तो आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा, दूसरा आपके पास पैरा प्रोडक्ट। okay. now this one now this is not exactly electrophilic substitution। okay. I'm not sure हमने ये वाला किया है या नहीं किया है, but doesn't matter। so here we use zinc dust। okay, now zinc dust simply क्या करता है? zinc dust dehydrates। now अगर ये चीज dehydrate करेगा, this will give you this। okay, this is a very common method for removing OH from phenol, or rather OH from benzene। third, yes, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, ये आपके एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। okay, but this is no longer substitution, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड। ये फर्स्ट दो जो है ये इसके अंडर ही थे। ऊपर नोट कर लो। ये सारे बस आपको मेमोराइज करते जाना है। दिस इज ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे आपके पास और एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। दिस वन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड देयर इज आल्सो एडिशन ऑफ अनदर ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज योर गैटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ना इसका आप याद करो, मैंने आपको मेथड बताया था कि हियर वी हैव फेनॉल। नाउ कोच का मैंने आपको मेथड बताया था, यानी कि आप यहाँ पे CO प्लस HCl यूज कर रहे हो, CO प्लस HCl, CO प्लस HCl, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसका प्रोडक्ट क्या दे रहा था मुझे बताओ? व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ द प्रोडक्ट दैट वाज फॉर्मिंग?
किसी को याद है? दिस वाज फॉर्मिंग orthosalicylaldehyde and parasalicyldehyde. Obviously, which one is major here? This one is major. Copy कर लो. Obviously, due to H1. Copy करना है यहाँ तक पूरा. Copied up to here. Copy. All right. Now the next one also we have done. कौन सा number था? Fourth. Now fifth number also we have done. That is your Gattermann aldehyde reaction. Gattermann aldehyde reaction. Okay. यहाँ पे भी हमारे पास क्या था? We had phenol reacting in the presence of HCl and AlCl3. ये भी मुझे सेम प्रोडक्ट ही दे रहा है. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. Okay. Same as 4. Okay. मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको प्रॉपरली लिखा है. नेक्स्ट वन, Reimer Tiemann reaction. Somebody had told me. Okay. Reimer Tiemann reaction आपको आता ही है. Reimer Tiemann reaction में क्या था? लास्ट पेज. Reimer Tiemann reaction में क्या था? सेम चीज. We had OH here. Yes, same as 4. Same as 4. ये तो आपको याद होगा. Gattermann कोच, Gattermann aldehyde, सेम प्रोडक्ट ही देता था. राइट. Reimer Tiemann में बताओ हमारे क्या रिएजेंट्स थे? What were our reagents in Reimer Tiemann reaction? Not CH2N2. दूसरा वाला. We had chloroform. We had CHCl3 plus NaOH. Okay. तो यहाँ पर भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आ रहा था. बट यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे जब हम CHCl3 यूज करते हैं, when we are using CHCl3, in that case we are using or in that case we are getting aldehyde. बट अगर आप यहीं पर ही CCl4 यूज करते तो इन दैट केस आपको क्या मिलता बताओ? करेक्ट. इन दैट केस आपको एसिड मिलता. So in this case, it would have given us acid. Right? So अब आपको दिख रहा होगा कि अब आपकी reactions जो है वो mostly repetitive ही होते जा रहे हैं. Obviously, there are some new reactions, but most of them are getting repeated. So this was Reimer-Tiemann reaction. The next one, ये वाला I don't think हमने किया है. That is your Kolb's reaction. Kolb's reaction. Now this is different from Kolb's electrolysis. वो वाला अलग reaction था. वो वाला अलग reaction था. लोगों को देखते हैं सबसे पहले यही दिमाग में स्ट्राइक करता है. That was a different reaction. Kolb's reaction में हम क्या करते हैं? Same thing. We have phenol. Now this is reacted with CO2 in the presence of some base. Okay, obviously आपको KH दिया रहेगा या हो सकता है आपको OH माइनस दिया रहेगा. Practically same product. This gives me same thing. यहाँ पे OH, COH plus OH. Obviously this is my next. Copy कर लो. So Kolb's के लिए actually में दो reaction है.
एक आपका कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस व्हिच वाज फॉलोइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड देन देयर इज दिस वन. नेक्स्ट वन इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, ऑलरेडी डन. फ्राइज रीअरेंजमेंट के अलावा एक और भी क्या था बताओ? वी हैड स्टडीड बोथ ऑफ देम टुगेदर. बताओ, फ्राइज रीअरेंजमेंट के साथ हमने एक और क्या पढ़ा था? फ्लेजिंग रीअरेंजमेंट, करेक्ट. फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमारे पास ये स्पीशीज था, प्लस वी हैड AlCl3. व्हाट डिड दिस गिव अस? OH प्लस COCH3 प्लस. अब क्योंकि ये चीज आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक तो आपका ऑर्थो पे आएगा, दूसरा पैरा पे. हाँ, ऑब्वियसली. ऑर्थो इज सेकंड पोजीशन, पैरा इज फोर्थ पोजीशन, करेक्ट. कॉपी कर लिया. मेजर, अब देखो इसमें आई विल से अगेन मेजर इज ऑर्थो ओनली, सेम एच बॉन्डिंग. ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो डबल बॉन्ड O है, ये इसके साथ एच बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 मिनट. डन. नहीं नहीं नहीं, लोन पे रिपल्शन इज नॉट. राइट, सो दिस वाज फ्राइज रीअरेंजमेंट. फ्राइज के साथ हमने ठीक उसके बाद नेक्स्ट किया था क्लेजिंग रीअरेंजमेंट. क्लेजिंग रीअरेंजमेंट. अब अगेन ये भी आपको ऑलरेडी आता है. ऑक्सीजन, ओके, हमने इस पे स्टार मार्क किया था. एंड इसको या इसके रिएक्शन से हमें क्या मिला था? यहाँ पे आपको मिला था OH. ओके, बट स्टार मार्क कौन से पोजिशन पे आएगा? 1 2 या 3? करेक्ट, स्टार मार्क जो है वो आपके फर्स्ट पोजिशन पे. Phenolphthalein also we have done. कॉपी कर लो. यस, ये वाला हमने एरोमेटिक में किया.
डन। Phenol plus formaldehyde in the presence of acid. Phenol plus formaldehyde in the presence of acid gives you bakelite. Now bakelite आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, बताओ बेकेलाइट के यूजेस क्या क्या है। Correct. Bakelite is a very common plastic item, okay, used as covers. जैसे कि आपका स्विच बोर्ड हो गया, उसमें बेकलाइट यूज होता है, या जो आपका प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया, उस पे जो ब्लैक रंग का कवर होता है या जो ब्लैक रंग का प्लास्टिक होता है, दैट इज योर बेकलाइट। Okay, so bakelite is a polymer. This particular reaction we will study in much more detail in polymers. अभी के लिए इसको मैं खाली मेंशन कर देता हूँ। Now, this one is slightly important. यहाँ पे OH, यहाँ पे है आपके पास C डबल बॉन्ड और OH। देखते हैं पॉलीमर्स का देखा जाएगा। प्रोबेबली आई विल टेक अ कपल ऑफ क्लासेस, क्योंकि उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, addition polymer, substitution polymer. I think I will teach at least some part of it. Maybe not completely in complete detail, but I will teach some part of it at least. या तो मैं पढ़ाऊंगा या तो मैम पढ़ाएंगे, बट कोई ना कोई पढ़ाएंगे थोड़ा सा at least. Now, so इसमें अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ, this is important, ध्यान दो। So this is acid, यहाँ पे OH है, यहाँ पे acid है। अब अगर मैं इसमें रिएक्ट करवा रहा हूँ with CH3OH and H plus. Now acid plus alcohol मिला के क्या बनाता बताओ। एसिड प्लस अल्कोहल, ये चीज हमने नॉमेनक्लेचर में किया था। करेक्ट, एसिड प्लस अल्कोहल मेक्स एस्टर। सो यहाँ पर जो आपका एस्टर फॉर्म होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये इज आपका नॉर्मल OH एज इट इज। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, COOCH3 आ जाएगा। ओके, ये आपका COOCH3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। ओके, मिथाइल सैलिसिलेट, या इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम क्या है, दैट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। दिस इज, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई रिमेम्बर समटाइम्स दिस कम्स अप इन मैचिंग। ओके, या समटाइम्स इट कम्स अप इन एनालिसिस टाइप क्वेश्चन, कि अच्छा अगर आपको ये नाम दे दिया गया है तो आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि प्रोडक्ट क्या है। सो दिस इज अ कॉमन वन। द नेक्स्ट वन ऑल्सो इज वेरी 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 कॉमन। ओके, अगर मैं इसी चीज का रिएक्शन करवाता हूँ विद इंस्टेड एन एल्डिहाइड, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यस ग्रीन। एंड अगर मैं इसी चीज का रिएक्शन करवाता हूँ विद दिस कंपाउंड, ओके, इट फॉर्म्स CO, yes, oil of winter green, summer winter वाला winter, oil of winter green. Okay, it forms this compound. This compound is called as acetyl salicylic acid. Okay, or it is more commonly called as aspirin. Okay, extremely important. Okay, I remember having seen a question one time कि आपको ये रिएजेंट दे दिए गए, ये दोनों रिएक्शन दे दिए गए, प्रोडक्ट को ए और बी बोल दिया है, एंड आपको ये बोला है कि इसमें से कौन सा, या मैच ए एंड बी विद ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एंड एस्पिरिन। सो इन दैट केस आल्सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। आई डोंट रिमेम्बर कि ये मैंने जब एग्जाम दिया तब का है क्या, बट आई डू रिमेम्बर सीइंग दिस।
डन। सभी ने कॉपी कर ली। तो यहाँ पे खत्म होता है फेनॉल, ओके, यहाँ पे खत्म एसिटाइल, एसिटाइल TYL, एसिटाइल। क्या इन अपर वन OH में करेक्ट। अपर वन में देखो मैंने अल्कोहल यूज किया, तो अल्कोहल अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कोहल reacts with acid to give you ester and OH remains as it is. Now here I'm using an aldehyde. Aldehyde does not react with an acid, aldehyde reacts with an alcohol. तो aldehyde यहाँ पे अल्कोहल के aldehyde यहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है to give you acetyl part. Okay? Correct. So phenol is done here. The next part is ethers. Okay. The next part is ether. Now, obviously, the first thing is method of preparation. Okay, not exactly last page, but sort of. The next part is ether. The first part is method of preparation. Now, the best part about ether is इसमें एक ही method of preparation है. Okay. In case of ethers, we just have one method of preparation. Really? Now, ether has only one method of preparation, that is Williamson synthesis. Williamson synthesis. Okay, and this is also a very easy question. We have R1ONA plus R2Cl. Okay, आपके पास एक alkoxide होता है, आपके पास एक alkoxide होता है, and you have another halide. Now, अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि this here that is R1O minus, ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये? Obviously this is a nucleophile here. Now if this is a nucleophile here, then obviously यहाँ पे Cl जो है वो क्या बनने वाला है? Cl here is not electrophile. That is not the word that I'm looking for. Electrophile, अगर ये nucleophile है, मुझे इस पे ऐड करना है, तो electrophile तो ये होगा. तो Cl क्या बन गया? Correct. Cl now is a leaving group. Okay. Now if I am trying to do an SN2 reaction here, okay, अब अगर मैं यहाँ पे SN2 reaction करवा रहा हूँ, तो यानी कि मेरा R2 कौन सा डिग्री का होना चाहिए? Okay, if I want to do an SN2 reaction here, then my R2 has to be 1 degree. Okay, but ये जो है ये कोई भी डिग्री का हो सकता है. Okay, this can be any degree, it doesn't matter. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सबस्ट्रेट क्या होता है या जिस पे रिएक्शन हो रहा है वो क्या होता है उससे काफी फर्क पड़ता है. So if I want to do an SN2 reaction here, R2Cl has to be 1 degree. This can be any degree, it doesn't matter, क्योंकि लीविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है. And what will this form? Very simply R1OR2, okay, plus whatever NaCl. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है. So SN2 is this has to be 1 degree. This can be any degree. Okay. Obviously, this will give me the best. This will give me the best sort of yield. But अगर यहीं पे मेरे पास 3rd degree halide हो गया, तो in that case this is going to act as a base, क्योंकि ये तो base भी है. So अगर मेरे पास 3rd degree halide हो गया, तो SN2 के जगह कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म प्रेफर्ड हो जाएगा? नॉट SN1, हाँ, E1 फॉर्म हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 3rd डिग्री आता है तो इन दैट केस एलिमिनेशन, सॉरी नॉट E1, गलत बोल दिया, नॉट E1, E2. ओके, क्योंकि अगर आपके पास 3rd डिग्री आ रहा है तो in that case elimination is more probable. Okay, so in this case when you have a 3rd degree halide, then E2 reaction is favored. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो CH3O माइनस प्लस Cl. ओके, कैसे जानेंगे? नो सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर गिवन, यही आपका सॉल्वेंट हो गया ना. देखो this you can understand, this you can understand as, देखो R1ONA, ये चीज कैसे आता है? ये चीज आपका बेसिकली R1OH प्लस NaOH से आएगा. दिस इज अल्कोहल, दिस इज बेस.
So I can write this as alcoholic NaOH. Yes or no? And alcoholic NaOH is pretty much same as alcoholic KOH. तो अल्कोहलिक KOH और भी किस तरह से बिहेव कर सकता है? ये तो आपका एलिमिनेशन की तरह बिहेव करता है. Is that clear? So which is why this can behave as a nucleophile in case of a 1 degree halide. In case of 3 degree halide, this does not act as a nucleophile, it acts as a base. Obviously अगर आपके पास second degree होगा तो वो elimination and substitution दोनों ही show करेगा. Now in here as we can see कि आपका R1O पार्ट जो है वो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका हैलाइड जो है उससे फर्क पड़ता है. Now here since the halide part is a third degree, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा बताओ, SN2 या E2? करेक्ट, यहाँ पे आपका E2 फॉलो होगा. सो माय प्रोडक्ट हियर विल बी दिस. नोट कर लो. नोट कर लिया. ओके, अगेन लाइक आई सेड द बेस्ट पार्ट अबाउट ईथर इज कि यहाँ पे आपका एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. नाउ द नेक्स्ट वी मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस. Next, we move on to chemical reaction. Now, the first and again best part about ether is that it is chemically inert. Okay, first part it is chemically inert. Chemically inert होता है तो इसका फायदा हम कहाँ पे यूज करते हैं? आप याद करो जहां पे हमने वुड्स रिएक्शन किया था या जहां पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया था. At that point, in case of Woods reaction, we used dry ether as solvent. एंड जहां पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया था वहां पर भी वी हैव यूज्ड ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट. ओके, व्हाई डिड वी यूज ईथर देयर एज सॉल्वेंट? व्हाई? बिकॉज इट इज केमिकली इनर्ट. दीज आर हाईली अनरिएक्टिव एंड अनलेस आपके पास स्पेशल कंडीशंस है दीज सब्सटेंसेस डू नॉट रिएक्ट. सो दीज आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स. ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं तो ये कैसे काम चलेगा? So the second part is obviously they can react under special conditions. The most common type of reaction is कि अगर मेरे पास ईथर हो एंड अगर इसको मैं रिएक्ट करवा विथ H प्लस एंड H2O. आप खुद ही मुझे देख के बता सकते हो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा. बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ. करेक्ट, यहाँ पे आपका वेरी सिंपली R1OH प्लस R2OH फॉर्म होगा. ओके, R1OH प्लस R2OH फॉर्म होगा. यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है कि R1O और R2O, ठीक है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? द बॉन्ड ब्रेक्स which would have formed more stable कार्बोकैटायन. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से फॉलो करने वाला है. तो आपका R1O ब्रेक करेगा या R2O ब्रेक करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. नोट कर लो. हाँ मतलब टेक्निकली यस दिस वुड बी वन, बट ठीक है एक ही बात. अब तक क्लास लेंगे देखते हैं. एटलीस्ट ईथर तो खत्म करना ही है. एंड कार्बोनिल का चलो हम खाली इंट्रोडक्शन लिख देंगे. ओके, विल नॉट डू मच अबाउट इट. कार्बोनिल का जस्ट हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे. सो प्रोबेबली 15 more minutes. यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, सो रिएक्शन विद PCl3 टुमारो. कल क्लास लेना है? कल क्लास लेना है क्या? देखेंगे विल थिंक अबाउट इट. कल आपकी फिजिक्स क्लास होगी क्या? डू यू हैव फिजिक्स क्लास टुमारो? कल ऑलरेडी 3 लेक्चर है. 3 लेक्चर कल कौन से है? अच्छा कल 3 आवर्स है. 3 आवर्स है.
विल सी चलो क्लास पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जाके देखेंगे। देखो नेक्स्ट देखो PCl3। सो PCl3 के साथ रिएक्शन क्या होता है, दिस इज प्रीटी सिंपल, बस मेमोराइज कर लो। PCl3 के साथ जब हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो पी सॉरी नॉट PCl3, PCl5 में गलत लिख दिया यहाँ पे, PCl5। सो Cl एंड Cl। यहाँ पे आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। ओके, सिंपली यूज दिस टू मेमोराइज। तो यहाँ पे देखो आपका क्या बड़ा फॉर्म होगा, R1Cl प्लस R2Cl प्लस POCl। इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा, 3 hours 30 minutes तक कल का फिजिक्स क्लास है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक आई टेक क्लास टुमारो। क्या चीज, कुछ नहीं इसमें कुछ भी नहीं है। PCl5 है। ये तो बस बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका हो गया कि आपको याद रहेगा कि R1 जो है वो Cl के साथ गया, R2 जो है वो Cl के साथ गया, ऑक्सीजन जो है वो फॉस्फोरस के साथ गया। तो बस डायग्राम शो। ओके, बट अदरवाइज आपको याद इतना ही रखना है कि ये भी हैलाइड देगा, ये भी हैलाइड देगा, एंड ऑप्शन गोज विद फॉस्फोरस, दैट्स इट। डन। द next is reaction with HI. Reaction with HI. Now this one we have already covered, but still then ये हमें थोड़ा सा डिटेल में भी कवर करना है। Now the next one is reaction with HI. सबसे पहली बात तो अगर मेरे पास R1OR2 है, नहीं नॉट विथ रेड फॉस्फोरस, जस्ट HI। अगर मैं यहाँ पे HI के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, नो मैकेनिज्म हमें ऑलरेडी पता है, दिस गोइंग टू बी R1, फिर R2, यहाँ पे आपका सबसे पहले H प्लस ऐड होगा, इट विल फॉर्म R1 ऑक्सीजन, R2, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। देखो ऐसा आएगा। ओके, नाउ अगेन हमने उस टाइम पे भी जब डिस्कस किया था, मैंने आपको क्या बोला था, यू हैव टू लुक एट व्हाट यू हैव हियर। ओके, कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, if R1 or R2 is third degree, okay, if R1 or R2 is third degree, then bond breaks at third degree carbon to form to form more stable to form more stable carbocation। okay, that is, अगर सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ओके, नाउ ये चीज मेरा R1 हुआ, ये चीज मेरा R2 हुआ। अगर दोनों में से कुछ भी एक, आइदर ऑफ दोस, ओके, अगर दोनों में से कुछ भी एक मेरा थर्ड डिग्री का हुआ, तो बॉन्ड हमेशा वहीं से ही ब्रेक करेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल द बॉन्ड विल ब्रेक फ्रॉम दिस साइड। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस विल फॉर्म, अच्छा यहाँ पे H होगा पॉजिटिव। ओके, बिकॉज दिस विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ओके, तो यही फॉर्म होगा। बट पहले आप ये पूरा कॉपी कर लो।
राइट में आई लाइक ऑब्वियसली जो आपका आई माइनस आएगा वो फिर यहाँ पे अटैच करेगा। नाउ इफ आइदर ऑफ दीज इज थर्ड डिग्री, तो इन दैट केस आपका आपका बॉन्ड जो है हमेशा वहीं से ब्रेक करता है, बिकॉज ऑब्वियसली थर्ड डिग्री कार्बोटाइन हाईली स्टेबल। लेकिन इफ नन ऑफ दोज आर थर्ड डिग्री, इफ नन आर थर्ड डिग्री, okay, so in that case we check, in that case we check in if none are third degree, but at least one is 1 degree, but at least one is 1 degree, then SN2 takes place. Then SN2 takes place from more convenient position, from more convenient position. Okay, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो मेरे पास ये ग्रुप है CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो मेरे पास R1 R2 है, नाउ नाइदर ऑफ दीज इज थर्ड डिग्री, तो यहाँ पर आपका इस तरह का रिएक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री है। एटलीस्ट एक 1 डिग्री होना चाहिए, बट अगर दोनों भी है तो भी आप यूज कर सकते हो, ओके, बोथ ऑफ दीज आर 1 डिग्री बाय द वे। तो इन दिस केस SN2 टेक्स प्लेस फ्रॉम मोर कन्वीनियंट पोजिशन। यहाँ पे मोर कन्वीनियंट पोजिशन का मतलब क्या हुआ, वी कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग एज, मैं R1 को ऐसे लिख सकता हूँ एज CH3 एंड अ लीविंग ग्रुप। ओके, ये तो मिथाइल है ना, तो ये 1 डिग्री हुआ ना, मिथाइल है तो 1 डिग्री होगा, मतलब हालांकि मिथाइल को हम एग्जैक्टली 1 डिग्री नहीं बोलते, मिथाइल को हम मिथाइल ही बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, दिस इज एनीवेज 1 डिग्री और मिथाइल। ओके, नाउ R1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 एंड अ लीविंग ग्रुप, CH3 एंड अ लीविंग ग्रुप। ओके, एंड R2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, CH3 CH2 एंड अ लीविंग ग्रुप। देखो, CH3 CH2 एंड अ लीविंग ग्रुप, समझ में आएगा? Okay, now between R1 and R2, obviously which is easier, which will give SN2 results even better? करेक्ट, R1 जो है वो तो मेरा और बेटर SN2 रिएक्शन मुझे देगा, क्योंकि R2 में स्टेरिक क्राउडिंग और भी कम है। स्टेरिक क्राउडिंग देखो कैसे कम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसपे की लीविंग ग्रुप अटैच, उसके साथ क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। बट R2 में ये जो कार्बन है जिसके साथ की लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बट एक मिथाइल है। ओके, ऑब्वियसली दिस हैज स्लाइटली मोर स्टेरिक क्राउडिंग एज कंपेयर टू दिस वन, तो यानी कि यहाँ पे SN2 इज मच मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इन दिस केस SN2 इज मोर कन्वीनियंट, SN2 इज मोर कन्वीनियंट। आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है। ओके, यू कैन कंपेयर बिटवीन दीज टू, SN2 is more convenient. Okay, so in this case what will happen is आपका आयोडीन जो है वो इस पोजीशन से अप्रोच करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3I plus CH3CH2OH। पहले ये कॉपी कर लो, विल टेक वन मोर एग्जांपल। सब में SN2 होता है मतलब, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। पहले आप ये वाला कॉपी कर लो, विल टेक वन वन। अगर R1 इक्वल टू R2 तो फिर फर्क क्या पड़ा, इसमें भी रिएक्ट क्या फर्क है? नहीं, यहाँ पे आपका SN1 भी तो हो सकता है ना, ये आपका SN1 रिएक्शन हुआ। ओके,
अगर थर्ड डिग्री नहीं है तब SN2 होगा, अगर थर्ड डिग्री है तो SN1 होगा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर मैं आपको ऐसा कंपाउंड दूं, ओके, दिस इज ऑब्वियसली R1, दिस इज R2। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके, बताओ जो I माइनस है वो कहां से अप्रोच करेगा, आप एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, नो नीड टू हरी, नो नीड टू हरी। देखो मैं दोनों बना देता हूँ। मेरा R1 इफेक्टिवली क्या है, R1 इफेक्टिवली लुक्स लाइक दिस। ओके, एंड मेरा R2 क्या है, R2 इफेक्टिवली लुक्स लाइक दिस। ओके, अब आप खुद सोचो कि कहाँ पे SN2 रिएक्शन करवाना इजी होगा। यहाँ पे थर्ड डिग्री तो है नहीं। ओके, यहाँ पे थर्ड डिग्री तो है नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो क्या है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। ऑब्वियसली SN2 के केस में मेरा ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री। ओके, तो दिस वन इज मोर कन्वीनियंट, यानी कि मेरा आयोडीन जो है वो यहाँ पे अप्रोच करेगा। ओके, सो व्हाट इज माय प्रोडक्ट गोइंग टू बी, माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस प्लस दिस। देखो चेक करो, अब समझ में आया है सभी को। 2 डिग्री में भी SN1 हो सकता है, ट्रू। ओके, 2 डिग्री में भी SN1 हो सकता है, बट वहां पे SN1 SN2 दोनों ही होता है। देखो अगर आप ऐसे सोचोगे तब तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। वी हैव टू अल्टीमेटली टेक अ डिसीजन समवेयर कि अच्छा भाई अब यहाँ पे मुझे क्या चीज के हिसाब से लेना है। ओके, बट अगर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जाए, देखो अब ये भी आपको पता है, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, बट अगर सपोज कर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जाए, ओके, अब आप बताओ बिटवीन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी डेफिनेटली कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा। करेक्ट, डेफिनेटली आपका बॉन्ड बी ही ब्रेक करेगा। ओके, बी ब्रेक्स, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक तो आपका फेनॉल फॉर्म होगा प्लस यहाँ पे आयोडीन ऐड होगा। ओके, व्हाई विल दिस हैपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ पे ए ब्रेक होने का कोई चांस ही नहीं है। इज दैट क्लियर? एंड जस्ट वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई भी ईथर हो, ओके, एंड इफ यू यूज HI इन एक्सेस, ऑब्वियसली कोई भी का मतलब ये नहीं होता है। okay? कोई भी का मतलब ये नहीं होता, कोई भी का मतलब चाहे ये हो या हमने पीछे जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, इफ यू हैव HI इन एक्सेस इट विल गिव यू R1I प्लस R2। नोट कर लो। ऑब्वियसली दिस डज नॉट इम्प्लाई इस तरह के एरोमेटिक ईथर से उसका कनेक्शन नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट वैलिड फॉर aromatic oxygen, not valid for aromatic oxygen। लिख लिया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक।
आई थिंक दिस वाज द थर्ड वन नहीं, फिनॉल को एच कैसे ब्रेक करेगा? देखो, फिनॉल के केस में फिनॉल के केस में अगर मैं एच आई ऐड भी करवाता हूँ, ओके, सपोज करो ये चीज यहाँ पर ऐड होता है, एक सेकेंड रुको, तो यहाँ पर देखो आपका क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सपोज करो अगर मैंने ऐसा कर भी दिया, सपोज करो मैंने ऐसा कर भी दिया, तो भी ये चीज तो एग्जिट नहीं कर सकता ना। ये चीज एग्जिट क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दिस वुड बी हाईली अनस्टेबल। ओके, बिकॉज दिस वुड बी हाईली अनस्टेबल, इसलिए आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं, which is why not valid for aromatic oxygen. Right. So I think this was the third one. Now, fourth वाला था क्या? अच्छा चलो ठीक है. The next is fifth one, which is with epoxides. Now this is slightly important. कई बार इस पे questions आते हैं. Now epoxide basically क्या होता है? Basically if I have CH2, CH, CH3, okay, इसको हम बोलते हैं epoxide. Okay, इसको हम बोलते हैं epoxide. Epoxides are basically closed ethers. Okay, epoxides are basically closed ring ethers. Now, अब epoxide open होने का दो तरीका होता है. पहली बात, when you have it in a basic medium. Okay, basic medium में आप typically एक nucleophile ऐड करते हो. And the next, when we have an acidic medium. Now, acidic medium में आप typically पहले H+ ऐड करते हो. Now, in both of these cases, the ring breaks at different places. कहने का मतलब क्या हुआ? Let's put this as Q. Let's put this as P. Let's put this as Q. Okay. Now, basic medium में वो वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है. ओके, बेसिक मीडियम में वो वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है which is less sterically crowded, which is less sterically crowded. ओके, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट एंड से अप्रोच करेगा, so it can only approach where there is less steric crowding. We'll come back to this example. So basic medium से न्यूक्लियोफाइल attacks on that carbon atom which is less sterically crowded. Acidic medium में आपका बॉन्ड कहां से ब्रेक करता है? where more stable carbocation is formed. Okay, now let's take both the examples. Now सबसे पहले बेसिक मीडियम में अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, तो आइदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे अप्रोच करेगा, और अच्छा चलो कलर चेंज कर देता हूं. ओके, नाउ लेट्स से अब अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होने वाला है, आइदर इट कैन अटैच फ्रॉम दिस कार्बन एटम और इट कैन अटैच फ्रॉम दिस कार्बन एटम. ओके, नाउ आराम से, कोई जल्दी नहीं है. which carbon atom, this is C1, this is C2, या चलो हम इसको PQ ही बोल लेते हैं. Okay, so this is P, this is Q. Now which carbon atom is less sterically crowded? Obviously P less sterically crowded है. P is less sterically crowded. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एंड देन whatever two groups are attached, बट यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन एंड देन three larger groups are attached. Okay, so obviously P is less क्राउडेड. ओके, तो यानी कि मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अप्रोच करेगा एंड यहाँ पे अप्रोच नहीं करेगा. ओके, माय न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच एट दिस पोजीशन. सो आपका पी वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है. ओके, इन केस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल पी वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा एंड व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म CH2 न्यूक्लियोफाइल CH, यहाँ पे आपका आ जाएगा O-, then CH3. Obviously this will be followed with hydrolysis, but that is not the important part here. Important part is bond कहां से ब्रेक करेगा. So in case of nucleophile, वहां से बॉन्ड ब्रेक करता है जो कि लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन है. एसिडिक में क्या होता है? वहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा जहां से कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो. कहने का मतलब क्या हुआ? इफ लेट्स से अगेन, सपोज करो अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं, तो यानी कि यहाँ पर मेरा ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. ओके, अच्छा ऑब्वियसली यहाँ पे O- आएगा बट नॉट रेलेवेंट. सो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, यू कैन क्लियरली लुक एट ए और रादर लेट्स कॉल दिस एज P एंड Q. बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है? Okay, between P and Q, which is clearly more stable carbocation. हाँ हो गए भाई तुम लोग. Obviously Q यहाँ पे ज्यादा stable carbocation है. हाँ, obviously Q is more stable carbocation. Why? Because 1, 2, 3 and 4
एंड शायद एक और यहाँ पे आएगा 5 बिकॉज दिस हैज 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। बट अगर मैं इसको देखूँ तो इसके पास सिर्फ एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। ओके, दिस इज मोर स्टेबल, ऐसा ना। ओके, दिस इज मोर स्टेबल। तो यानी कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH2 ओ माइनस CH, यहाँ पर आपका सॉरी H प्लस ऐड हुआ ना, H प्लस गेट्स एडेड एट दिस पोजिशन, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आपका आएगा CH3। ओके, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, बट पहले आप ये वाला कॉपी करो। देखो एसिडिक H प्लस है तो ये तो पहले जाके ऑक्सीजन पे ऐड होगा ना। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये तो ये फॉर्म करेगा। ओके, देन इफ दिस बॉन्ड ब्रेक्स तो यहाँ पर OH आएगा। ओके, चलो we'll take one more example. ये पूरा आप सभी ने कॉपी कर लिया, चलो ठीक है ठीक है। ओके, चलो लेट्स सी दिस एग्जांपल। सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है। ओके, दिस इज X, दिस इज Y। ओके, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी कि मतलब हमेशा आपका बेसिक मीडियम ही होता है। एंड देन वी हैव H प्लस, दैट इज आवर एसिड मीडियम। ओके, एक बार आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए कहाँ पे। Okay, obviously between X and Y, which is less sterically crowded, obviously Y less sterically crowded, तो basic medium में Y breaks, okay, or it will form something like this। यहाँ sorry यहाँ, okay, यहाँ पे आपका आएगा O minus and यहाँ पर आपका आएगा nucleophile। Okay, now acidic medium में obviously that one will break, which will form more stable carbocation। So carbocation X, carbocation Y, obviously which is more stable, एक्स वाला ज्यादा स्टेबल है, तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन हियर, कार्बोकेटाइन हियर, एंड यहाँ पर आपका कॉपी कर लो। पेरेंट चेन में 4, यस यू आर राइट। मैंने क्या गड़बड़ किया, 1 2 3, एक काम करता हूँ इसमें हटा देता हूँ। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपका खत्म होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सिंस आप में से काफी लोग काफी बेचैन लग रहे हैं, तो we'll continue with carbonyl compounds